नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और हम बात करेंगे चुनावी वायदों की, जिसे आम आदमी पार्टी रेवड़ी पर चर्चा कह रही है। हालांकि ये वो वादे होते हैं जिनसे लोगों को लुभाया जाता है। खासकर चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक दल और सरकारें जनता के बीच रेवड़ियां बांटती एक तरह से नजर आती है। मुफ्त की सेवाएं, इन्हें फ्रीबीज भी कहा जाता है, रेवड़ियां भी कहते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में जनता के साथ रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेगी और दिल्ली वासियों को इस मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका भी देगी। तो आखिर रेवड़ी पर चर्चा है क्या, ये आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा तैयारियों में जुटी है आम आदमी पार्टी। आपको याद होगा कल ही पहली सूची भी जारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है ये अभियान। ये कुछ ग्राफिक्स से जो मुख्य बिंदुएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता तक सीधे पहुंचेगी पार्टी, ये पार्टी की कोशिश रहेगी। पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं पर होगी बात। इस कैंपेन के तहत छोटे बड़े स्तर पर बैठकें होंगी। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। रेवड़ियों पर जनता के विचार सुने भी जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बताया कि कैसे वो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। अपनी योजनाएं बताते हुए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सुनते हैं उनको। पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। तो दिल्ली में फिलहाल कौन सी फ्रीबीज यानी रेवड़ियां मिल रही हैं? वो रेवड़ियां जिन्हें अरविंद केजरीवाल गिना रहे हैं, वो आपको बताते हैं। 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी और शानदार मुफ्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा। और इसके अलावा अगले विधानसभा चुनावों से पहले एक 7वीं वादा भी कर रही है आम आदमी पार्टी। आपकी 7वीं रेवड़ी महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए भी है। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। 6 रेवड़ी तो हो गई, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए हर महीने डलने की शुरुआत होने वाली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान भी कई बार रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया और अब आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। बीजेपी आई है तो दिल्ली की सारी कल्याणकारी योजनाओं को वो बंद कर देगी। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जनता को बिजली पानी कैसे दिया जाता है, ये सिर्फ उसी को आता है। जनता दूसरी पार्टी को क्यों वोट दे? उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है,
हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है, तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी की मुफ्त की रेवड़ियां हैं, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी और शानदार मुफ्त शिक्षा, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने जनता के टैक्स के पैसे को अपनी जेब में रखने के बजाय जनता पर खर्च किया है, लेकिन अगर बीजेपी आ गई तो सब बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी रेवड़ियों को बचाने के लिए दिल्ली वालों को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बनाना होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के फ्री की रेवड़ी अभियान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है। बीजेपी जब दिल्ली में आएगी तो ये भी गुड गवर्नेंस का मॉडल आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी की बात आप नहीं कर रहे, आप मार्शल्स की बात नहीं कर रहे, आप गेस्ट टीचर्स की बात नहीं कर रहे, तो आपकी नीयत में खोट दिखाई दे रही, क्योंकि 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका खून चूसते आए। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये सब समाज कल्याण योजनाएं जो भाजपा के हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, जाके देख लीजिए, उस गुड गवर्नेंस के मॉडल को देख लीजिए। कैसे महिलाओं को आर्थिक योगदान दिया जाता है, कैसे महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित किया जाता है, कैसे उनको उनके पैरों पर खड़े करने का काम किया जाता है, कैसे केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए योजना लाई, कैसे बिजली में सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को गांव देहात के बिजली का कनेक्शन दिया गया है। यह है प्रधानमंत्री की योजना। तो ये देखा गया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त सामान देने वाली घोषणाएं करते हैं। राज्यों का बजट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस पर आरबीआई ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों की बकाया देनदारी बढ़ती जा रही है। पिछले साल ये 74.96 लाख करोड़ थी। इस साल ये 83.32 लाख करोड़ हो चुकी है, जबकि 10 साल पहले ये 25.10 लाख करोड़ थी। जानकार मानते हैं कि फ्रीबीज पर राज्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी का 0.1% से 2.7% तक खर्च हो जाता है। और आइए देश की बात में अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां पिछले कुछ दिनों में हिंसा का नया दौर दिखा है। अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मणिपुर में हालात बिगड़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर कांग्रेस की सरकार के दौरान घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया और उन्होंने लिखा है कि मणिपुर की स्थिति सनसनीखेज कांग्रेसी बना रही है और मणिपुर को लेकर आपके आरोप निराधार हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर के ऊपर राजनीतिक विवाद जोर शोर से चल रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बहुत ही कड़ी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस को। इसमें उन्होंने निशाना सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर साधा है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की स्थिति को लेके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखा था और उसके ही काउंटर में अब ये बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है। तो ये चिट्ठी के विरुद्ध चिट्ठी का जो विवाद है मणिपुर को लेके, ये गर्माता दिख रहा है। राजनीतिक जो सियासत मणिपुर के जो परिस्थिति है उसके ऊपर चल रही है, उसको लेके और भी गर्माती दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के विरुद्ध, क्योंकि कांग्रेस ने सीधे सीधे मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है और इसके साथ जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय तक मणिपुर में जिस तरह से हिंसा चलती रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी। और कांग्रेस ने कुछ इश्यूज भी रेज किए हैं और इसको ही काउंटर करते हुए जेपी
जेपी नड्डा ने अपने चिट्ठी में ये कहा है कि जबकि कांग्रेस ये सब मुद्दे उठा रही है इस बार जो हादसा हुआ है इसके ऊपर, मगर बीजेपी की सरकार मणिपुर में आने के पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और तब के समय में अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये उनका एक एलिगेशन है कांग्रेस के ऊपर कि तब इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा हुआ था और सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट ही नहीं, वहाँ पे उग्रवादी भी आए थे। उन्होंने जब पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तब की बारे में भी ये कहा है कि तब जो मिलिटेंट्स के साथ पीस नेगोशिएशंस हुए थे उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स जो मिलिटेंट थे उनके साथ भी उन्होंने उनको उनके साथ नेगोशिएशन किया था। तो सीधे तौर से अब कांग्रेस के ऊपर एक जो राजनीतिक प्रहार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि देखा गया है कि इस बार जब जिरीबाम में ज़िले में जो घटनाएं घटी इसके बाद जिस तरह से जो राजधानी इम्फाल वहाँ पे लोग गुस्से में आए, जिस तरह से उन्होंने जो एमएलए और मंत्रियों के घर या फिर प्रॉपर्टीज़ को टारगेट किया, तो ये जो गुस्सा है लोगों के अंदर, इसका एक ज़रूर एक राजनीतिक पहलू भी है। कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ के इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे अब जो नेशनल लीडरशिप है बीजेपी, वो एक काउंटर अटैक, पॉलिटिकल काउंटर अटैक मणिपुर के मामले के ऊपर आगे लेके आने की कोशिश कर रही है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार संकट में है। हालांकि बीरेन्द्र सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस का तो सिर्फ 5 ही है ना, वो तो राइज करेगा ना। कांग्रेस का तो सिर्फ 5 ही रह गया। 15 साल के बाद में सिर्फ 5 जीता है तो वो लोग। मेरा तो 45 है भाई, भाजपा का एनडीए का 45 है। नथिंग टू वरी। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार जारी है। सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। जवानों ने 3 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार बरामद किए। सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की टीम नक्सलियों की घेराबंदी के लिए निकली थी। सूचना मिली थी कि उड़ीसा के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ के जंगल में प्रवेश किए हैं। इसके बाद ही टीम घेराबंदी के लिए गई थी। ये एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। और हमारे सहयोगी सलीम शेख ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सुबह हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है और मौके से 3 ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो के करीब हूँ। ये भंडारपदर का इलाका है और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर भंडारपदर गांव है और इसी गांव के पास जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर आज माओवादियों के साथ एक बड़ा मुठभेड़ हुआ, जहाँ बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज़्यादा माओवादी वहाँ इकट्ठा हुए थे और उनकी सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों ने घेराबंदी किया और आज सुबह हुए मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हाथ लगी और 10 माओवादियों को मार गिराया गया और 10 के 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो वेपन्स हैं, जो हथियार है, खास करके इंसॉस राइफल मिला है, SLR है और AK-47 जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। इसी इलाके से अब सुरक्षा बल मौके के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर बाद शवों को लेकर वापस आ जाएंगे। जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, शवों को, माओवादियों के शवों को लेने के लिए ट्रैक्टर्स भी रवाना कर दिए गए हैं और जवान जो आला अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो वहां पहुंच चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो घटना स्थल है वो पहाड़ी इलाकों में हुआ है, इस कारण से शवों को नीचे उतारने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन जवान वहां पहुंच चुके हैं। आप देख लीजिए, इस इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, संवेदनशील इलाका होने की वजह से पूरे इलाके में आरोपी लगाई गई है, जवानों की तैनाती की गई है और कुछ देर बाद जवान शवों को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। और बीते 1 साल से जिस तरह की जो खबरें सामने आई हैं, 200 से ज़्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है। बस्तर के अलग-अलग इलाकों में जो बड़ी मुठभेड़ हुई है उसमें 200 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। और इसी तरह कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। नियत नेल्ला नार योजना के तहत सरकार अब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजनाएं पहुंचा रही है। यही कारण है कि अब ग्रामीण माओवादियों का साथ छोड़कर सुरक्षा बलों और सरकार पे भरोसा जता रही है। और जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि जो नेटवर्क जो सुरक्षा बलों को जो मजबूत हुआ है, यही कारण है कि अब
माओवादियों के लिए ये नेटवर्क अब खतरा साबित होते जा रहा है। और आज जिस तरह से जो खबर निकल कर आई है, पुलिस एसपी सुकमा एसपी ने किरण किरण चौहान ने जो पुष्टि की है, 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और कई नक्सलियों को गोली भी लगी है। हो सकता है कि जब तक सर्चिंग अभियान चलता है और भी माओवादियों के शव बरामद हो सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने आज सुबह सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों को मिली ये सफलता सराहनीय है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। बस्तर में विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खबर पंजाब के जालंधर से, जहां पुलिस अपराधियों में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए। मुठभेड़ के बाद लांडा गैंग के 2 गैंगस्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपराधियों के पास से 7 हथियार और कई कारतूस भी बरामद हुए। मुठभेड़ में पुलिस के 2 अधिकारी घायल भी हुए हैं। अपराधियों पर रंगदारी हत्या के मामले दर्ज हैं। फायरिंग हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए। मुलाजिम भी जख्मी हुए हैं। 2 मुलाजिम जख्मी हुए। कितने हथियार बरामद किए? 7 के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन वो बरामद हुए। बाकी सर्च चल रही है कि और अगर कहते हैं वेपन 50 से ज़्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज़्यादा चली हैं। और इस मुठभेड़ पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गुरप्रीत सिंह चीना। जो जलंधर के कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो खुद लीड कर रहे थे। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ गैंगस्टर जो लंडा ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे जलंधर के एरिया में घूम रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इनको ये भी सूचना थी कि उनके पास इलीगल वेपन्स है। उस बात को लेके जब पुलिस टीम वहाँ गई तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग शुरू होगी और 50 से ज़्यादा जो गोलियाँ वहाँ पे चलाई गई। और उस मुठभेड़ में हमने देखा कि 2 पुलिसकर्मी जो उस टाइम रेडिंग टीमें थे वो घायल हो गए और उनके साथ जो गैंगस्टर थे 2 लंडा ग्रुप के वो भी घायल हो गए और उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब कुल मिला के जो जानकारी आई है वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर से उनका ये कहना है कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी और 7 वेपन जो वहाँ से उनसे रिकवर कर लिए गए हैं। और ये जो अपराध कर रहे थे इस एरिया में और कई जगह पंजाब में, उसमें ये पाया गया कि एक्सटॉर्शन और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे। इस बात की उनके पास इंफॉर्मेशन थी, तभी उन्होंने टीम भेजी और उसके बाद क्रॉस फायरिंग के बाद एक और टीम भेजनी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऑपरेशन चल रहा है कि इनके और साथी इनके साथ थे या नहीं थे, उनकी पूरी तहकीकात चल रही है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो रेडिंग टीम थी उनके साथ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और आगे इनके खिलाफ कौन कौन से केसेस थे, कैसे ये एक्सटॉर्शन कॉल करते थे, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, उन चीज़ों पे सब पे वर्क किया जा रहा है। लेकिन तारे लंडा ग्रुप के साथ जुड़ने के कारण इनको बड़ी गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि इनके पास इलीगल वेपन है, 7 इलीगल वेपन इनसे रिकवर कर लिए गए हैं। अब जो पुलिस वाले हैं उनका ये कहना है कि ये कहाँ से वेपन प्रोक्योर करते हैं और कैसे क्राइम कमिट करते हैं, इन सारे पहलुओं पे वो इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। बात अब प्रदूषण की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा जो है दम घोटू हो ही चुकी है। कड़े नियम लगे हुए हैं। ये कहा जाता है कि पंजाब के खेतों में जलने वाली पराली इस प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। हमने इस बारे में एक बेहतर तस्वीर लेने के लिए मैक्सर से संपर्क किया ताकि ग्रेटर अमृतसर क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज मिले। जो तस्वीर सामने आई है उसे आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर 18 नवंबर की है। दोपहर 2:18 का समय है। आप देख सकते हैं जैसे कोई युद्ध का एक मैदान हो। जगह जगह से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन असल में ये धुआं है जो कि खेतों में पराली जलाने की वजह से निकला है। इस तस्वीर में 18 नवंबर को अमृतसर एयरपोर्ट
आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। फ्लाइट्स उड़ाने में भी दिक्कत हुई। एयरपोर्ट से लगे पश्चिम इलाके में करीब 26 जगहों पर खेतों में आग लगी हुई है। इन सैटेलाइट तस्वीरों से ये दिख रहा है कि आग कितनी बड़ी थी, इनसे निकलने वाला धुआं कितने बड़े क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा था, ये सोचा ही जा सकता है। अब आप ये 2 लाल बॉक्स देखिए, ये भी दिखाएंगे। ये आप एक देख सकते हैं, एक जगह कितनी तेज़ पराली की आग लगी हुई है एक ही जगह से। और अब एक अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसमें एक छोटे से बॉक्स पर जूम करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं आग कितनी बड़ी लगी हुई है। फिर सिर्फ एक जगह लगी ये आग कितना प्रदूषण कर सकती है, ये आप सोच सकते हैं। और अब इस बड़े लाल बॉक्स को जूम करते हैं और कम से कम 8 जगहों पर खेतों में हम देख सकते हैं आग लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इतने बड़े पैमाने पर ऐसी आग, जिससे धुआं कितने बड़े इलाके में फैला। अब एक अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे हम। नासा वर्ल्ड व्यू की तस्वीर दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, इसमें आप देख सकते हैं अमृतसर के पास का पीले बॉक्स में खास ध्यान दीजिए, जो एक ऊपर छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ कोई भी आग नहीं दिख रही है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि शायद जब नासा की सैटेलाइट निकल गए हों, या हो भी सकता है कि सैटेलाइट इन्हें डिटेक्ट ही ना कर पाए हों। और यही बॉक्स की तस्वीरें हम आपको पहले दिखा रहे थे, जो मैक्सर से लिया हुआ था, जिसमें हमने 26 बॉक्स दिखाए और 26 जगह दिखाई, 8 जगह दिखाई जहाँ पर बड़े पैमाने पर पराली जल रही थी। तो ये एक क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाई है। खासकर ट्रकों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए खास नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपका यानी दिल्ली सरकार का हलफनामा स्पष्ट नहीं है। आपने ये भी नहीं बताया कि कितने चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सोमवार यानी 25 नवंबर को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि उसी दिन ग्रैब 4 की समीक्षा करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि कम से कम अगले 3 दिन ग्रैब 4 लागू रहेगा। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रैब 4 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। इनमें से कहा गया है कि सभी विभागों को रोज़ ही रिपोर्ट देनी होगी। प्रदूषण के खिलाफ सभी लोगों के बीच, साथ ही RWAs और व्यापारियों के बीच जागरूकता फैलानी होगी, ताकि ग्रैब 4 के नियमों पर सख्ती से उनका पालन हो सके। और मध्य प्रदेश में भी प्रदूषण बड़ी मुसीबत बना हुआ है। भोपाल में पराली जलाने पर 2 महीने तक रोक लगा दी गई है। 2 महीने तक पराली नहीं जला सकेंगे। आपको याद होगा, एक रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से सबसे ज़्यादा पराली की घटनाएं मध्य प्रदेश से आईं। तो भोपाल के कलेक्टर ने ये प्रतिबंध लगाया है। NGT के आदेश पर पालन करते हुए लगाई गई है पराली जलाने पर रोक। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस पर दे रहे हैं और जानकारी। कहा गया है जो भी कार्यपालन मजिस्ट्रेट हैं या जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो अपने अपने इलाकों में नोटिस चस्पा करें, किसानों को समझाइश दें, क्योंकि वैसे भी भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये एक अपराध है जिसमें 6 महीने की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। तो ये तो इसका कानूनी पहलू हो गया। तो उनसे सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अगले 2 महीने तक कोई किसान अपने खेत में पराली न जलाए। अब दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? ये आदेश हर बार निकलते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश देश में पराली जलाने के मामलों में, ये खुद केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 11,500 मामले हैं। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ चुका है। तो मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। इसके पीछे की भी दूसरी वजह है कि जैसे जैसे सोयाबीन का रकबा घटा है मध्य प्रदेश, जहाँ पर धान ज़्यादा नहीं होता था, अब किसान धान का रकबा पिछले 10 सालों में लगभग 2 गुना हो गया है। लगभग 2 गुना धान होने लगा। और उसके बाद जो पराली जलाने के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। श्योपुर जैसे ज़िलों में 2424 मामले आ गए हैं। हालांकि जो आदिवासी बहुल ज़िले हैं, बालाघाट जैसे, जो धान रबी के मौसम में भी लेते हैं, वहाँ पर पराली जलाने के मामले बहुत कम हैं। सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी किसानों ने एक राह दिखाई है कि इन इलाकों में जिसे पराली को नरवाई कहा जाता है, उसके निष्पादन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएँ।
बिल्कुल, धन्यवाद अनुराग इस जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबर जम्मू से है, जहां कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर जम्मू विकास प्राधिकरण यानी JDA ने बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के बाद लोग विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दुकानों को बिना नोटिस दिए ढा दिया गया। मुझे रोना था, मुझे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, हमें कुछ मत बोलो, हम बहुत उठाते हैं। हमारी दुकानें लुट गई सर, हमारा घर सब कुछ लुट गया, हमारे बच्चे सड़क पर आ गए, कोई नोटिस नहीं हमारे पास, हमारी ममती सुनो। इस बुजुर्ग की फरियाद किसी ने नहीं सुनी और बरसों से जिस दुकान से उसका परिवार पल रहा था वो मिट्टी में मिला दी गई। जम्मू विकास प्राधिकरण की JCB आई और तकरीबन 1 दर्जन दुकानों को गिरा गई। ये 91 से हम इधर आए थे, 91 से पहले हम टेंट में रहते हैं, फिर बनाया गवर्नमेंट ने डोन टम्प एक कमरा और किचन एक कमरा, उसमें हमने जिंदगी गुजारी। उसके बाद बनाया उन्होंने ये वन रूम टेंट में। अब उसके बाद उस दिन से आज तक यहाँ हम यही दुकानदारी करते हैं, इसी पर अपने बच्चों को पालते हैं। JDA वालों से ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब अगर मैंने नोटिस पर दस्तखत किया, किसी दुकानदार ने नोटिस पर दस्तखत किया, मैं JDA वालों का मैं उनको माफ़ी मांगूंगा कि हमने गलती, कोई नोटिस नहीं है, बगैर नोटिस। पंडितों का कहना है कि ये दुकानें उस जमीन पर बनी थीं जिस पर तकरीबन 30 साल पहले उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने बसाया था। ये इन दुकानों को 35 साल हो गया। जिस दिन से ये कैंप बना था, ओल्ड, जिसको मुट्ठी डोम टाइप बोलते थे, मुट्ठी डोम टाइप क्वार्टर बोलते थे उसको, तो उस दिन से हमने ये खुद ये दुकानें बनाई थी। उस टाइम के कमिश्नर ने भी सपोर्ट किया था, बोला अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, आप अपना सर्वाइव करने के लिए चलाओ जी। फिर हमने छोटी, किसी ने 4x8 की, 4x6 की छोटी छोटी अपनी दुकानें बनाए थे, तो ये मतलब हमारा गुजारा चल रहा था। ये पता नहीं कल नहीं परसों कुछ आफत आ गई JDA की तरफ से, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कह चीज दुकान खाली करो जी। दुकान खोली थी, शॉप धूप छूप जलाए, अब काम कर रहे थे। ऊपर से बिल्डोजर वाले आए, उनके साथ वो बंदे भी थी 2-3, ने बोला 1 घंटे के अंदर अंदर निकालो सामान फटाफट बाहर। वो गए नीचे से तोड़ फोड़ कर दी, बड़े बंदों की। अब मेरा भी सामान रह गया आधा, उसमें दब गया नीचे। सारी दुकान आधा पौने 1 घंटे में सारी दुकानें तोड़ दी। कहा जा रहा है कि JDA ने बिना किसी नोटिस के दुकानों को गिरा दिया, लेकिन JDA ने इस दावे को खारिज किया है। ये शॉप्स थी जो हमारे पास रिपोर्ट थी, JDA का लैंड, JDA के लैंड पर ये शॉप्स बनी थी, तो JDA ने इसको डिमोलिश किया है। इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो JDA एक अलग एजेंसी है और हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। इसके खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन पंडितों को इंतजार है कि उनकी कितनी जल्दी सुनवाई होती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में मुजफ्फरनगर जिले के एक ही गांव के 26 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में चयन हुआ है। मीरापुर क्षेत्र के कासमपुर खोला गांव के यह मामला है। इन नतीजों से छोटे से गांव के युवाओं युवतियों में बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी ने वहां जाकर लोगों से बात की। मुजफ्फरनगर के गांव कासमपुर खोला में हम इस समय मौजूद है। ये वही गांव है जो आज पूरी चर्चाओं में है, क्योंकि इस गांव के बच्चों ने यूपी पुलिस में 26 बच्चों ने यूपी पुलिस की परीक्षा क्लियर की है। आज हम उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच है। ये सब अभ्यर्थी है जिन्होंने यूपी पुलिस की परीक्षा क्लियर की है। आज हम उन्हीं अभ्यर्थियों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका?
रश्मि कपासिया। रश्मि जी, आपने यूपी पुलिस की परीक्षा क्लियर किया, बड़ी संख्या में आपके गांव के जो अभ्यर्थी है, बड़ी संख्या में 26 जो अभ्यर्थी उन्होंने परीक्षा क्लियर, क्या कहेंगे इस बारे में जिस तरह से आप लोगों ने तैयार किया? जी हाँ, सभी ने अच्छी मेहनत की और रिजल्ट आपके सभी के सामने है। किस तरह से आप लोग तैयारी करते थे और बड़ी संख्या में गांव में जो बच्चे हैं वे आज यूपी पुलिस का पेपर उन्होंने क्लियर किया है? जी, सभी बच्चे काफ़ी मेहनत करते थे। गांव में लाइब्रेरी है युवा जागृति मंच की तरफ से, गर्ल्स उसी में ही तैयारी करती थी, सब लड़कियाँ। बताया जाए कि 70 से अधिक बच्चों ने जो एग्जाम दिया था ये, लेकिन 26 बच्चे पास हो पाए। जी, 70 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और 26 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं। जी, ये तो मेरिट के ऊपर बात है कि कितनी लगी। तो बता रहे थे गाँव में बड़ी संख्या में जो युवा है सरकारी नौकरी पे है। जी सर, यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी पे हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पर और सीपीओ से भी सब इंस्पेक्टर हैं। देखिए, हम पारुल से बात करें। पारुल, आपने और आपके भाई ने दोनों ने एक साथ ये परीक्षा क्लियर की है। हाँ जी। बताइए इसके बारे में, किस तरह से आप लोगों ने मेहनत की? तैयारी की है, मैंने घर पे की है, भाई ने बाहर मेरठ रह के तैयारी की है। हाँ जी। तो आप किस तरह से आप यहाँ पे तैयारी करते थे? परिवार का किस तरह सपोर्ट मिलता था कि गांव से इतने बच्चे? हाँ जी, फैमिली को पूरा सपोर्ट था, मेरे पापा मम्मी सबका सपोर्ट था। जी, हमारे साथ कुछ युवा भी है, कुछ लड़के भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अतुल कोहली। अतुल जी, बड़े खुश लग रहे हो, यूपी पुलिस का परीक्षा क्लियर किया है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस मेहनत करे, जो भी मेहनत करता है उसको तो नंबर आता ही है जी। हाँ जी। किस तरह से आप लोग तैयारियां करते थे? यूट्यूब से की जी सभी ने जी। तो हमने भी यूट्यूब से की। परिवार का आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट मिलता, क्योंकि बड़ी संख्या में आपके जो गांव के जो युवा है उन्होंने इस परीक्षा को क्लियर किया है? परिवार को तो ये पापा भी वो सपोर्ट करते हैं और भाई है उसने भी सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ की भी मना नहीं की, जो भी आपको जरूरत पड़ी तो एकदम दे देते। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल की तैयारी आप लोग कहाँ कर रहे हो, कैसे मतलब? 2 किलोमीटर यहाँ से BIT है, जो BIT कॉलेज है उसके सामने ट्रैक बना रखा है, तो वहाँ पे फिजिकल की तैयारी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुधांशु का पास। सुधांशु जी, आप बताइए आपने किस तरह से पेपर क्लियर किया, कैसे कैसे मेहनत करी आप लोगों ने? मैंने भी जी RW पे से तैयारी करी, ऑनलाइन यूट्यूब पे से ही उससे तैयारी करी, उसकी मदद से हो गया जी क्लियर। आज तो आप लोगों ने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पेपर क्लियर किया है, क्या कहेंगे आज इस बारे में, जिस तरह से गांव का नाम पूरा चर्चाओं में? बढ़िया लग रहा है जी, अच्छी बात है, गांव का नाम बढ़िया जा रहा। किस तरह से खुशी बना रहे हैं? अच्छा लग रहा बहुत। जी, आपका क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश जी, आप बताइए, आप बड़े साइलेंट से खड़े, आप खुश नहीं हो? नहीं सर, मैं पूरा खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब सबका नंबर आया, 26 स्टूडेंट का नंबर आया हमारे गांव से, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ये पुलिस की ही क्यों आप लोगों ने चुना कि पुलिस में ही जाएंगे, ऐसा क्यों? नहीं मतलब सब गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मतलब सबका यही औचित्य भी रहेगा। पढ़ाई का मतलब मामला, अगर कोई UPSC की तैयारी करेगा तो उसके लिए मतलब खर्च भी चाहिए ज़्यादा, तो मतलब गांव क्षेत्र के बालक यूपी पुलिस के लिए भी ज़्यादा जुनून देते हैं। देखिए, अभी हम कासमपुर खोला गांव में थे, जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि हमने बस यूपी पुलिस, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है ज़्यादातर पुलिस की ओर रुख करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने किया। आज गांव में बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि एक साथ गांव के 26 बच्चे सेलेक्ट हुए यूपी पुलिस में, इनकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह, NDTV इंडिया के लिए। की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।